सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो हम जो बात करने जा रहे थे भारतीय न्याय संहिता के ऊपर। भारतीय न्याय संहिता में हमने जो धारा 56 तक चर्चा कर ली थी, तो आज जो हम बात करेंगे धारा 57 पर चर्चा करेंगे। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। धारा 57 क्या कहती है यहाँ पे। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 57 क्या कहती है। यदि कोई व्यक्ति आम जनता जनसाधारण को या 10 से ज्यादा लोगों के किसी समूह को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है यानी कि दुष्प्रेरण करता है, तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलती है। ठीक है, धारा 57 क्या बोलती है। कोई व्यक्ति जो आम जनता को यानी कि जनसाधारण को या 10 से ज्यादा लोगों के किसी समूह को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है यानी कि दुष्प्रेरण करता है, तो धारा 57 के तहत उसको क्या मिलेगी भाई, सजा मिलेगी। ये कहता काम। अब सजा क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी आम जनता को या 10 से ज्यादा लोगों के किसी समूह को अपराध करने के लिए उकसाता है, तो सजा के लिए कम से कम 7 साल तक की जेल और जुर्माना है। ठीक है, दोनों में से किसी भी प्रकार का कारावास हो सकता है, कठोर कारावास भी और जो साधारण कारावास है वो। 7 साल तक की जेल और साथ में जुर्माना भी देना होगा। इस बात को आप ध्यान रखना। धारा 57 ये बात बोलती है। उदाहरण देखते हैं ये अपराध कैसे होते हैं। अगर किसी हम आम जनता को जनसाधारण को उकसाते हैं या 10 से ज्यादा लोगों के किसी समूह को उकसाते हैं कोई अपराध करने के लिए, उनको दुष्प्रेरित करते हैं, उनको गंदी प्रेरणा देते हैं, तो धारा 57 बोलती है कि ऐसे अपराध के लिए आपको 7 साल तक और जुर्माने की सजा होगी। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कै नाम का एक व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह यानी कि लोक स्थान पर एक पर्चा या पोस्टर चिपकाता है। उस पोस्टर में 10 से अधिक सदस्य वाले एक खास पंथ यानी कि समूह के लोगों को उकसाया गया। ठीक है भाई, कि तुम ये काम करो। ठीक है, कि वे एक निश्चित समय और जगह पर इकट्ठा हो और किसी दूसरे पंथ के लोगों पर हमला करें जब वह जुलूस निकाल रहे हों। तो ये उकसा रहा है। क्या उकसा रहा है? ये पर्चा उकसा रहा है। अब पर्चा लगाने वाला कौन है? ये व्यक्ति। इस व्यक्ति को धारा 57 के तहत क्या होगी? 7 साल तक की सजा और क्या है, जुर्माना भी देना होगा। ठीक है, यहाँ कै ने इसी धारा यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 57 के तहत अपराध किया है, क्योंकि उसने 10 से ज्यादा लोगों के समूह को हिंसा अपराध करने के लिए उकसाया है। ठीक है, तो धारा 57 यहाँ पे 7 साल की सजा और साथ में जुर्माने के लिए बताती है। जरूरी बात करते हैं, अगर कोई पोस्टर, पर्चा या पत्रक चिपकाकर इस धारा के तहत केस साबित करना हो, तो अदालत में यह साबित करना जरूरी होता है कि क्या साबित करना जरूरी होता है? आम जनता ने उस पर्चे को पढ़ा हो, बात नंबर 1। बात नंबर 2 क्या है? या फिर उस पर्चे को इस तरह से लगाया गया हो कि वह आम जनता की नजरों के सामने साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, तो ये 2 बातें होनी जरूरी है भाई किसी केस को साबित करने के लिए। सभी लोग इकट्ठा हो, आज शाम 5 बजे फला जगह पर मिले और जुलूस निकाल रहे दूसरे पंथ के लोगों पर हमला करें। ये क्या है? उकसा रहा है। तो धारा 57 के तहत 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। केस साबित करने के लिए पहली बात, आम जनता ने उस पर्चे को पढ़ा हो यानी कि बस स्टैंड पर लगाया हो या किसी सार्वजनिक जगह पे लगाया। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि अपने घर पे लगा रखा है। या फिर उस पर्चे को इस तरह से लगाया गया हो कि वह आम जनता की नजरों के
सामने साफ साफ दिखाई दे। अब बस स्टैंड पर लगा दिया तो पता नहीं कितने लोग वहां से गुजरते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति जनसाधारण या 10 से अधिक लोगों के समूह को किसी अपराध हिंसा आदि करने के लिए उकसाता है वह BNS धारा 57 के तहत 7 साल तक की जेल और जुर्माने से सजा का हकदार है। भाई इस बात को ध्यान रखना, यह बात बोलती है धारा 57। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं धारा 58 की। धारा 57 देख ली हमने, भारतीय न्याय संहिता की धारा 58। यह कानून उन लोगों के लिए है जो खतरनाक अपराधों जैसे मौत या उम्र कैद की सजा वाले अपराध की योजना को जानबूझकर छिपाते हैं या पुलिस प्रशासन को धोखा देते हैं ताकि वह अपराध आसानी से हो सके। तो ये जो धारा है, धारा 58 किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो खतरनाक अपराधों जैसे किसी की मौत या उम्र कैद की सजा वाले अपराधों के लिए की योजना बनाते हैं भाई, और उस योजना को छुपाते हैं ये लोग, तो उन लोगों के लिए है। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए इस इरादे से कि किसी बड़े अपराध जिसकी सजा मौत या उम्र कैद हो को आसानी से अंजाम दिया जा सके, ठीक है, उस अपराध की योजना को छिपाता है, चाहे वह कोई काम करके हो, चुप रहकर हो या धोखे से हो, या मजिस्ट्रेट या पुलिस को झूठी जानकारी देता है ताकि वे भ्रम में रहें, तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलती है, धारा 58 के तहत। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका। इसमें सजा कितनी है? 2 शिस्तियां होती हैं। तो धारा 58 में सजा कितनी? 2 शिस्तियां होती हैं। कौन सी 2 शिस्तियां? इसमें 2 बातें तय की गई हैं कि अपराध आखिर में हुआ या नहीं। अगर अपराध हो गया, अगर वह बड़ा अपराध सचमुच कर दिया गया तो सजा कितने साल की होगी? 7 साल की। और आपने क्या है, उसको, उस बात को छिपा लिया, उस योजना को छिपा रखा है। अगर अपराध बड़ा है तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की जेल और क्या है भाई, साथ में जुर्माना हो सकता है। बात नंबर 6, अगर वह बड़ा अपराध न किया जाए यानी योजना सफल न हो तो भी ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की जेल और साथ में जुर्माना होगा, क्योंकि आपने प्लान तो बनाया ही था और उस प्लान को छुपाया था। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण क्या है, इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति क है, उसे पता है कि एक बड़ी डकैती ख नाम की जगह पर पड़ने वाली है, यानी कि डकैती होने वाली बंक में, ये क व्यक्ति इसको पता है। ठीक है, अब ये क क्या करता है, लेकिन क जानबूझकर मजिस्ट्रेट या पुलिस को झूठी सूचना देता है कि डकैती गैर स्थान पर पड़ने वाली है, यानी कि उल्टी दिशा में। उसको पता है लेकिन वो क्या कर दिया, दिशा से भटका दिया पुलिस को। ठीक है भाई, कै ऐसा इसलिए करता ताकि डकैती आराम से ख जगह पर डकैती डाल सके, यानी कि जो डकैत जो हो आराम से क्या कर सके, ख जो जगह है उस पर डकैती डाल सके। ठीक है, अब सीधा उदाहरण देखिए। ये क व्यक्ति है, इसको ये पता है कि बंक, मान लो SBI में डकैती होने वाली है, SBI बैंक में डकैती होने वाली है। ठीक है, अब ये पुलिस के पास आता है, बोलता है कि डकैती कहाँ पे होगी, HDFC बैंक में होगी। ठीक है, तो पुलिस को क्या कर दिया, भटका दिया। क्यों भटकाया? ताकि SBI में डकैती आराम से हो सके। ठीक है, धोखा दे दिया पुलिस को। योजना के मुताबिक डकैती कहाँ पे हुई, SBI बैंक में हुई। ठीक है, SBI बैंक में क्या हो जाती है, पड़ जाती है। यहाँ कै ने अपराध की योजना को छुपाने और पुलिस को भटकाने का काम किया, इसलिए कै इस धारा यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 58 के तहत सजा का हकदार होगा। भाई पहली बात तो यह है, कितनी साल की सजा होगी, 7 साल की। ठीक है, क्योंकि ये डकैती हो गई। अब ये डकैती होती नहीं है, मान लो पुलिस ने SBI को भी कर लिया कवर और HDFC को भी कवर कर लिया। अब डकैत आए, लेकिन उनकी मुठभेड़ के अंतर्गत वो भाग गए, डकैती नहीं हुई, तो भी क्या है, मिस गाइड के रूप में क्या होगा, ये मान लिया जाएगा कि इसको पता था।
ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 59 क्या कहती है? धारा 58 कहती है, क्या आप किसी को धोखा दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को धोखा देते हैं ताकि वह अपराध आसानी से हो सके, तो क्या है उसके लिए? धारा 58 बताती है कि 7 साल तक की सजा अगर काम पूरा हो गया है तो, अगर नहीं हुआ है तो क्या है 3 साल तक की सजा। आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 59 के बारे में जिक्र करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 59, यह कानून पुलिस या सरकारी अफसरों, लोक सेवक के लिए है। कौन सी धारा 59? लोक सेवक और जो पुलिस अफसर जो है उनके लिए। क्यों है? अगर उनकी ड्यूटी अपराध रोकने की है लेकिन वे जानबूझकर किसी अपराध की साजिश को छिपाने या होने दे रहे हैं तो उन्हें इस धारा के तहत सजा मिलेगी। धारा ध्यान रखना, धारा 59। अगर किसी पुलिस अफसर को पता है कि यहाँ पे ऐसी घटना होने वाली है और पुलिस का काम अपराध को रोकना, न कि बढ़ावा देना, और वो कुछ नहीं करते, वो उसको होने दे रहे हैं, तो धारा 59 के तहत उन पर कार्रवाई होगी। आइए देखते हैं कानून क्या कहता है। यदि कोई लोक सेवक, पुलिस, सरकारी कर्मचारी जिसकी ड्यूटी अपराध को रोकना है, वह जानबूझकर या इस इरादे से कि अपराध आसानी से हो जाए, अपराध की योजना को छिपाता है, चुप रहकर, कोई काम न करके या धोखे से, या उसके बारे में कोई ऐसी बात बताता है जिसके झूठे होने का उसे खुद पता है कि ये बात झूठी है, ठीक है, तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलेगी। किसको? वो जो सरकारी कर्मचारी जो है उसको, ठीक है। लोक सेवक कोई भी। समझने के लिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी पुलिस कर्मचारी को पता है कि कुछ लोग एक बड़ी डकैती योजना बना रहे हैं, लेकिन वह जानबूझकर यह जानकारी छिपा लेता है और कोई कार्रवाई नहीं करता ताकि डकैत आराम से अपना अपराध कर सके। भाई, यह अपराध की योजना को छिपाना और इसी धारा BNS की धारा 59 के तहत दंडनीय है, ठीक है। तो लोक सेवक के ऊपर भी कार्रवाई होती है धारा 59 के तहत। सजा क्या होगी? 3 अलग अलग स्थितियां हैं जिनमें सजा होती है। अगर वह अपराध सचमुच कर दिया गया तो उस लोक सेवक को उस अपराध की अधिक से अधिक सजा, यानी कि जो अधिक से अधिक समय की सजा जो है उसका आधा हिस्सा यानी कि 50% सजा या जुर्म दोनों हो सकते हैं, इस बात, या जुर्माना दोनों हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आम जनता के लिए कितनी थी? 7 साल की, ठीक है, सजा हुई तब। लेकिन लोक सेवक के लिए कितनी है? 3.5 साल की, ठीक है, क्योंकि आधी हो गई, काम हो गया। तो अगर वह अपराध बहुत गंभीर हो यानी मौत या उम्र कैद की सजा वाला हो तो ऐसे भ्रष्ट लोक सेवक को 10 साल तक की जेल हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। बात नंबर 3, अगर वह अपराध न किया जाए यानी योजना सफल न हो तो उसे उस अपराध के लिए तय सजा का 1/4 यानी कि 25% सजा या जुर्माना दोनों मिल सकते हैं पुलिस कर्मचारी को। बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर अपराध हो गया तो जो सजा जो है अधिकतम उससे आधी सजा, जैसे 7 साल की थी, ठीक है, कोई 7 साल की सजा तो 7 साल से आधी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। और अगर क्या है अपराध बहुत गंभीर है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद हो तो 10 साल की सजा होगी। अगर योजना विफल हो गई लेकिन पुलिस जो लोक सेवक उसको पता था तो क्या होगा? जो टोटल सजा है उसका 25% उसको सजा होगी। यह धारा लोक सेवकों की जिम्मेदारी तय करती है कि वह अपराध को रोकें, न कि उसे छिपाएं या होने दें। ऐसा करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, इस बात को ध्यान रखना। धारा 59 ये बात बताती है। आइए आगे चलते हैं। धारा 59 का उदाहरण देखते हैं। लोक सेवक द्वारा अपराध की योजना छिपाना।
ठीक है, क्या बोलती है धारा 59? पात्र कौन है? क्या एक पुलिस अधिकारी है। ठीक है, पात्र कौन है? वो एक पुलिस अधिकारी है। नियम, ड्यूटी, कानूनी जिम्मेदारी। पुलिस अधिकारी की ड्यूटी होती है कि उसे किसी भी लूट या अपराध की योजना के बारे में पता चले तो वह तुरंत इसकी सूचना ऊपर दे या उसे रोके। ठीक है, या तो अपराध को रोक दे या सूचना ऊपर दे। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का काम है। ठीक है, फिर नंबर 3 पे क्या हुआ? घटना क्या हुई? कै को अच्छे से पता चल जाता है कि कै नाम का, यानी कि जो पुलिस वाला जो लोक सेवक है उसको पहले पता चल जाता है कि कै नाम का जो व्यक्ति जो है लूट करने की योजना बना रहा है। ठीक है, लूट की योजना बना रहा है। योजना बनाने वाला व्यक्ति कै, ये भी उसको पता है। अपराध क्या किया? लोक सेवक ने। लेकिन कै जानबूझकर इस बात की सूचना छिपा लेता है और किसी को नहीं बताता ताकि कै आसानी से लूट को अंजाम दे सके। ठीक है, अब जो लोक सेवक वो किसी को नहीं बताता ताकि वो लूट कर सके। कौन? कै। नतीजा क्या हुआ? कै अपनी योजना के अनुसार लूट को अंजाम दे देता है। ज्वेलरी शॉप में लूट करती उसे। नतीजा क्या होगा? कै एक पुलिस अधिकारी था और उसकी ड्यूटी थी कि वह लूट की इस साजिश के बारे में बताए भाई, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, यानी अपनी ड्यूटी से पीछे हट गया, अवैध लोप किया है भाई। इसलिए कै ने कानून की नजर में अपराध की योजना को छिपाने का क्या किया है? जुर्म किया है। ठीक है, कानूनी कार्रवाई क्या होगी? कै ने इसी धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 59 के तहत अपराध किया है, इसलिए उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उसे सजा मिलेगी। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर कोई पुलिस या सरकारी अधिकारी जिसकी ड्यूटी अपराध को रोकना है जानबूझकर अपराध की योजना को छिपाता है तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 59 के तहत दोषी है और उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। इस बात को आप ध्यान रखना। धारा 59 ये बात बोलती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 60 क्या कहती है भाई? धारा 60 पर चर्चा करते हैं। धारा 57, अगर हम आम जनता को भड़काते हैं, किसी समूह को भड़काते हैं तो धारा 57 सजा बताती है 7 साल की और जुर्म। धारा 58 बताती है क्या? अगर हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति जो है जिसको पता है कि कोई घटना होने वाली है और उस योजना का उसको पता है और वो योजना जो है पुलिस अधिकारी या किसी अधिकारी को मिसगाइड करता है, ठीक है, तो उसके लिए धारा 58 है, 7 साल की सजा और 3 साल की सजा। अगर घटना घट जाती तो 7 साल की और घटना नहीं घटती तो क्या है? 3 साल की सजा। फिर धारा 58 हमको बताती है अगर कोई पुलिस कर्मचारी या लोक सेवक जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं करता, लोप करता है, उसको योजना पता होने के बावजूद भी उस घटना को वो नहीं रोकता, तो उसके लिए धारा 59 है। आइए उससे आगे चर्चा करते हैं धारा 60 पर। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 60 क्या कहती है? यह कानून आम अपराधों यानी कि आम जो अपराध जो हैं जिनमें जेल की सजा होती है लेकिन मौत या उम्र कैद नहीं होती, तो धारा 60 उन पर लागू होती है। किस पर? जो आम अपराध हैं जिसमें मौत या उम्र कैद की सजा नहीं होती। अगर यह कानून आम अपराधों की योजना छिपाने या झूठ बोलने पर लागू होती है, धारा 60। ठीक है, गंभीर अपराध पर हमने देखा कौन सी? 59 और 58। अगर कोई लोक सेवक योजना छुपा रहा तो 59, और आम व्यक्ति को योजना छुपा रहा तो या गलत मिसगाइड कर रहा तो 58 धारा। लेकिन 60 बोलती है कि यह कोई गंभीर अपराध नहीं है। कौन सा गंभीर अपराध? मौत या उम्र कैद का अपराध नहीं है। इसको छोड़कर, मौत या उम्र कैद के अपराध, गंभीर अपराध को छोड़कर यह कानून आम अपराधों की योजना छिपाने या झूठ बोलने पर लागू है, धारा 60। यदि कोई व्यक्ति जानते हुए
या इस इरादे से कि कोई भी ऐसा अपराध आसानी से हो जाए जिसमें जेल की सजा मिलती है, उस अपराध की योजना को छिपाता है, चुप रहता है, कोई जरूरी काम न करके या गलत तरीके से, या उस योजना के बारे में कोई झूठ बोलता है यह जानते हुए कि वह बात झूठी है, तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलेगी, धारा 60 के तहत। ठीक है, छोटे मोटे अपराधों में अगर योजना बनाई गई तो धारा 60 के तहत उसको सजा मिलेगी, बात सीधी है। उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति को पता चलता है कि इसको पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति रात को दुकान से सामान चोरी करने की योजना बना रहा है, कि वही सामान चुराएगा, योजना बना रहा है। जानबूझकर पुलिस को इस योजना की सूचना नहीं देता और चुप रहता, उसने सूचना ही नहीं दी लेकिन उसको पता था। अब क्या करता है, आराम से चोरी को अंजाम दे देता है। ठीक है, सजा कैसे होगी? दो ही कंडीशन है, परिस्थितियां दो ही है। अगर वह अपराध सचमुच कर दिया गया तो क्या होगा? तो ऐसे व्यक्ति को उस अपराध के लिए जितनी अधिक से अधिक सजा, दीर्घतम अवधि की जो सजा तय की होती है, उसका कितनी सजा मिलेगी? 1/4 हिस्सा उसको सजा मिलेगी। ठीक है, यानी कि सजा है 4 साल की किसी अपराध के लिए, तो वो जो जिसको पता है योजना का लेकिन फिर भी उसने पुलिस को नहीं बताया, उसको 1 साल तक की सजा मिलेगी, क्योंकि टोटल सजा का 1/4 हिस्सा मिलेगा। अगर वह अपराध न किया जाए, यानी कि योजना सफल न हुई, अपराध नहीं हुआ लेकिन उसको तो पता था, उसने बताया क्यों नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को उस अपराध की सजा का 1/8वां इससे तक की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। बीएनएस धारा 60 आम अपराधों जिसमें जेल की सजा होती है लेकिन मौत या उम्र कैद की नहीं। तो योजना धारा 60 जो बोलती है बीएनएस की, वो बोलती है कि आम अपराधों जिसमें कौन सी सजा होती है? जेल की सजा होती है, मौत की सजा नहीं होती, कि योजना छिपाने या झूठ बोलने का पर लागू होती है। कौन सी? धारा 60। सजा अपराध होने पर सजा क्या है? सजा 2 तरीके से होगी। एक तो अपराध हो गया तब तो कितनी होगी? टोटल सजा का 1/4 हिस्सा। अगर अपराध नहीं हुआ, योजना क्या हो गई? फेल हो गई, तो टोटल सजा का 1/8 हिस्सा सजा होगी। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। ये धारा 60 बताते हैं। एक बार हम फिर से धारा 58 से लेकर 60 तक फिर से चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 58 बोलती है कि गंभीर अपराध यानी कि मृत्युदंड या उम्र कैद वाले अपराधों की योजना छिपाने के लिए आपको धारा 58 सजा देगी। ऐसा अपराध जिसकी सजा मृत्युदंड या उम्र कैद की हो, अगर उस योजना का आपको पता है और आपने वो योजना नहीं बताई, वो योजना छिपा ली, तो आपको क्या है? सजा मिलेगी। कौन से केस हैं? गंभीर अपराध में हत्या, डकैती, आतंकवादी करते। अगर अपराध सचमुच हो जाता है तो 7 साल तक की जेल प्लस जुर्माना। अगर अपराध नहीं होता, योजना फेल हो जाती है, तो 3 साल तक की जेल और जुर्माना। नोट क्या है? यह धारा कौन सी? 58। यह गंभीर अपराधों की योजना छिपाने या पुलिस प्रशासन को गुमराह करने पर लागू होती है। ठीक है, धारा 60 देखते हैं। धारा 59 देखते हैं। लोक सेवक, अगर कोई लोक सेवक है या पुलिस कर्मचारी हो या कोई सरकारी अफसर, उसके द्वारा अगर योजना छिपाई जाती है जिसकी ड्यूटी क्या है? अपराध को रोकना। अगर वो उसको पता है कि कोई घटना घटने वाली है और वो घटना को नहीं रोकता, उसको पता होते हुए उस योजना को छिपा लेता है, तो धारा 59 उसको सजा देती है, पुलिस कर्मचारी या लोक सेवक को, कोई भी सरकारी अफसर। अगर अपराध मौत या उम्र कैद वाला है तो गंभीर अपराध के लिए सीधे 10 साल तक की क्या होगी? सजा होगी। अगर अपराध आम जेल वाला है तो कैसी सजा होगी? अगर अपराध हो जाए
आम अगर जेल वाला अपराध है, तो अगर अपराध हो गया तो मुख्य अपराध की सजा का आधा हिस्सा उसको सजा मिलेगी, किसको? लोक सेवक। अगर अपराध नहीं हुआ तो मुख्य अपराध की सजा का 1/4 हिस्सा उसको क्या है? सजा मिलेगी, और जुर्माना दोनों लगेगा। यह धारा 59 बोलती है। यह धारा केवल लोक सेवक, पुलिस या सरकारी कर्मचारी पर लागू होती है जिनकी ड्यूटी अपराध को रोकना था। ठीक है। अब धारा 60 की बात करते हैं। अगर अपराध गंभीर नहीं है तो क्या हो? धारा 60 बोलती है आम अपराध सामान्य जेल वाले जो अपराध की योजना छिपाने पर कौन सी सजा हो? तो धारा 60 बोलती है जिसमें जेल की सजा होती है लेकिन मृत्युदंड या उम्र कैद नहीं। कौन से अपराध हो गए? जैसे चोरी का हो गया, मारपीट का हो गया, धोखाधड़ी का होगा, गलत तरीके से रोकने का होगा, सदोष अवरोध बोलते हैं इसको। ठीक है। तो अगर ऐसा अपराध किसी ने किया है, अगर अपराध सचमुच हो जाता है तो क्या है? जो टोटल सजा जो है अपराध की, उसका 1/4 हिस्सा सजा मिलेगी। अगर अपराध नहीं हुआ, योजना फेल हो गई, तो और आपको योजना का पता लेकिन आपने पुलिस कर्मचारी को नहीं बताया या किसी अफसर को नहीं बताया, तो क्या है? टोटल सजा का 1/8 हिस्सा आपको सजा मिलेगी। ठीक है। तो धारा 59 कहती है यह धारा आम सामान्य अपराधों की योजना छिपाने या झूठ बोलने पर लागू होती है। ठीक है। ये तीनों धाराएं एक बार हमने फिर से देखी। आइए आगे चर्चा करते हैं धारा 61 के बारे में। धारा 61 बोलते हैं आपराधिक षड्यंत्र। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बोलती है जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कोई अवैध काम करने के लिए या किसी वैध काम को अवैध तरीके से कराने के लिए पक्की योजना समझौता करते हैं तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, और ये धारा 61 बताती है। आपराधिक षड्यंत्र क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कोई अवैध काम कराने के लिए या किसी वैध काम यानी कि सही काम को अवैध तरीके से कराने के लिए पक्की योजना या समझौता करते हैं तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं भाई। ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र किसे कहते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं जो धारा 61 में परिभाषा है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर नीचे दिए गए 2 में से किसी एक काम के लिए पक्की योजना या समझौता सहमति बना लेते हैं तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। 2 में से एक काम के लिए, कौन सा? पहला बताया कोई अवैध गैर कानूनी काम कराने के लिए योजना बनाते हैं तो क्या है? वो आपराधिक षड्यंत्र है। दूसरा बताया कोई ऐसा काम जो अपने आप में अवैध नहीं है लेकिन उसको गैर कानूनी यानी कि अवैध तरीके से करवाने के लिए क्या है? सहमति बनाते हैं तो वो क्या है? आपराधिक षड्यंत्र है। अब ये पॉइंट कैसे उलझ गए दोनों? कोई अवैध गैर कानूनी काम कराने के लिए, ठीक है, करते हैं क्या? सहमत हो जाते हैं तो वो आपराधिक षड्यंत्र है। काम क्या है? गैर कानूनी है और वो कराने के लिए सहमत हैं तो वो षड्यंत्र है, आपराधिक षड्यंत्र। और कोई काम गैर कानूनी नहीं है लेकिन वो अवैध तरीके से कराना चाह रहे हैं तो वो क्या हो गया? गैर कानूनी तरीके से करवाने की योजना बना रहे हैं और समझौता करते हैं तो क्या हो? आपराधिक षड्यंत्र है भाई। ये धारा 61 बताती है हमको। इसमें एक बहुत जरूरी नियम है परंतु, तो आपराधिक षड्यंत्र में क्या है? एक बहुत जरूरी नियम धारा 61 में, परंतु क्या है भाई? अगर समझौता किसी अपराध को कराने का है तो जैसे ही सब लोग राजी हुए षड्यंत्र का जुर्म बन जाता है। ठीक है। सिर्फ सहमत होते ही अपराध बन जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है।
लेकिन अगर मामला किसी सामान्य दूसरे समझौते का है तो क्या हो? अगर अपराध का मामला है और सभी ने सहमति दे दी तो वो क्या बन गया? षड्यंत्र बन गया। लेकिन अगर मामला कोई दूसरी क्या है, सामान्य और दूसरे समझौते का तो क्या हुआ? तो केवल बात करने या राजी होने से काम नहीं चलेगा। जब तक उस समझौते के तहत कोई व्यक्ति कम से कम एक कदम आगे बढ़ाकर कोई काम न कर दे, तब तक उसे अकेला आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। सिर्फ बात करना या राजी होना तो यह आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि बात कर कदम थोड़ी उठाया है। एक कदम आगे बढ़ाकर कोई एक्ट करना तो क्या है? वो आपराधिक षड्यंत्र बन जाएगा। अब तक कोई एक कदम आगे बढ़कर काम न करें, षड्यंत्र नहीं है, नहीं माना जाएगा। दो या दो से अधिक व्यक्ति की पक्की योजना समझौता आपराधिक षड्यंत्र धारा 61 बताती है। अपराध का समझौता सहमति होते ही अपराध बन जाता है। अन्य समझौते एक कदम आगे बढ़ने पर ही अपराध बनेंगे। इस बात को ध्यान रखना। धारा 61 साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त कानून है। इस बात को ध्यान रखना। धारा 61 का बचाव भारतीय न्याय संहिता। आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या बोलती है धारा 61? सजा का प्रावधान और साध्य साधन का सिद्धांत क्या है? सजा का प्रावधान क्या है? सजा का प्रावधान क्या है इसमें आपराधिक षड्यंत्र में? धारा 61 की उपधारा 2 क्या कहती है? इसमें सजा के गंभीर होने के हिसाब से ज्यादा सजा तय की गई है। ठीक है, इसमें क्या है? सजा कैसे मिलेगी? साजिश जितनी गंभीर है तो साजिश के हिसाब से, साजिश गंभीर होने के हिसाब से क्या सजा तय की गई है आपराधिक षड्यंत्र। आइए देखते हैं। क्या गंभीर मामले में, अगर साजिश गंभीर मामले में की गई है, जब साजिश किसी ऐसे अपराध की हो, षड्यंत्र किसी ऐसे अपराध का हो जिसकी सजा मौत, उम्र कैद या 2 साल या उससे ज्यादा की कठोर जेल है, तो वो क्या है? सजा वो गंभीर मामले के लिए है। अगर कानून में इस साजिश के लिए कोई अलग से सजा नहीं लिखी है तो उस साजिश में शामिल होने वाले व्यक्ति को ठीक वैसी ही सजा मिलेगी जिसे उसने उस अपराध को करने के लिए उकसाया, दुष्प्रेरणा हो। ठीक है, तो ये बात बोली गई है। अगर साजिश जो है, जिस साजिश के लिए यहाँ पे सजा नहीं लिखी होगी तो सजा कैसे मिलेगी? सजा जैसे आपने उकसाया किसी को, और जिस उकसाने वाले के, जो उकसा हुआ व्यक्ति है, उसको जो सजा मिलेगी वही सजा मिलेगी। अगर कानून में इस साजिश के लिए कोई अलग से सजा नहीं लिखी है तो उस साजिश में शामिल होने वाले व्यक्ति को ठीक वैसी ही सजा मिलेगी। कैसी सजा मिलेगी? जैसे उसने उस अपराध को करने के लिए उकसाया हो। लेकिन आप साजिश में शामिल हैं, लेकिन क्या अपराध आपने नहीं किया, आप बैठे दूर है। ठीक है, तो सजा कैसे मिलेगी? सजा वैसे मिलेगी जैसे आपने उसको, अपराध को करने के लिए उकसाया हो, दुष्प्रेरणा हो। ठीक है, अगर सजा नहीं लिखी है तो, अगर सजा लिखी है तो बात अलग है। अन्य मामलों में, यानी कि कठोर गंभीर मामले को छोड़कर अन्य मामले, छोटे मामलों में क्या है? जब साजिश ऊपर बताए गए गंभीर अपराधों से अलग किसी छोटे मोटे अपराध की हो तो ऐसे षड्यंत्रकारी को 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, साजिश अपने आप में एक अपराध है, चाहे मुख्य अपराध किसी किया गया हो या नहीं किया गया। ठीक है, अब एक सिद्धांत आता, साध्य और साधन का मतलब क्या है? साध्य क्या है? यानी कि मंजिल, वह लक्ष्य या परिणाम
जो आप पाना चाहते हैं वो क्या साध्य कि आपने निशाना साधा तो अपने आप आपका निशाना मंजिल तक पहुंचा। साधन क्या है, यानी कि रास्ता या तरीका, किस तरीके से आप उस मंजिल तक पहुंचे। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप जो रास्ते या तरीके अपनाते हैं उसको बोलते हैं साधन। ठीक है, आपने किसी को मारना है, आपका लक्ष्य किसी को मारना है, तो आपके रास्ते क्या, आपके पास कौन कौन से साधन है जिस तरीके से आप उस लक्ष्य तक पहुंचे उसको मारने के लिए। लेखक क्या समझाना चाहता है यहाँ पे, अगर आप किसी अच्छे और सही लक्ष्य को पाने के लिए गलत और बेईमानी वाले रास्ते चुनेंगे तो आपका पूरा काम ही खराब या गैर कानूनी हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक इसी तरह कानून की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो न तो आपकी मंजिल गलत होनी चाहिए और न ही उसे पाने का तरीका रीति गलत होनी चाहिए। मंजिल भी सही और तरीका भी गलत हो। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी चीज गलत या अवैध हुई, साध्य और साधन में से, तो वही साधारण सा काम कानून की नजर में अपराध बन जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। विधिक भाषा की बात करें, कानूनी भाषा में इसका कनेक्शन क्या है। इसी बात को कानूनी भाषा में आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी धारा 61 में पढ़ा है, यानी जब लोग गलत काम करने के लिए या गलत तरीके से कोई योजना बनाते हैं तो वह कानूनन जुर्म बन जाता है। इस बात का ध्यान रखना। धारा 61 का मुख्य उद्देश्य लोगों को गलत काम करने की साजिश रचने से रोकना, चाहे अपराध हुआ हो या न। आइए आगे चर्चा करते हैं। आपराधिक षड्यंत्र की समझ न्यायाधीश विलेस और फिट्जरोल्ड की राय क्या है। न्यायाधीश विलेस क्या कहते हैं। न्यायाधीश विलेस ने क्या कहा भाई, एक केस था मुलवी बनाम आर का केस। मुल्क की बनाम आर का केस था। इसमें न्यायाधीश विलेस ने आपराधिक षड्यंत्र के बारे में क्या कहा। न्यायाधीश विलेस ने षड्यंत्र की बहुत बढ़िया परिभाषा दी, जो आज धारा 61 में भी ली गई है। बीएनएस की धारा 61 में भी ली गई है भाई ये परिभाषा, न्यायाधीश विलेस की परिभाषा। क्या बोलते हैं, बात नंबर 1, सोच सिर्फ से जुर्म नहीं बनता। तो न्यायाधीश बोलते हैं कि सोचने से जुर्म नहीं बनता। जब तक दो या दो से ज्यादा लोग किसी बात को सिर्फ अपने दिमाग में सोच रहे हैं, यानी सिर्फ मन में इरादा है, तब तक उसे अपराध नहीं कहा जाता। इस बात को ध्यान रखना। ये बात पहले न्यायाधीश विलेस महोदय ने कही। ठीक है भाई, असली जुर्म कब शुरू होता है, जैसे ही वह दोनों लोग उस गलत योजना को पूरा करने के लिए आपस में पक्की सहमति बना लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, वैसे ही उनका वह प्लान एक कानूनी कार्य का रूप ले लेता है। इस बात को ध्यान रखना, दिमाग में सोचने से कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे उन्होंने वो काम करने का वादा कर लिया पक्का कि हाँ ये तो करना है, करना पड़ेगा, तो वो क्या बन गया, वो कानूनी कार्य का रूप ले लेती है। ठीक है, आपसी वाद ही काफी है, आपसी वादा ही काफी है इसमें। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र में जब दो लोग आपस में एक दूसरे को वचन देते हैं या हाथ मिलाते हैं, एक वादा या काम के बदले दूसरा वादा, तो भले ही वो काम अकेले में सही लग रहा हो, लेकिन अगर उसका मकसद या तरीका गैर कानूनी है तो वह तुरंत दंडनीय यानी कि सजा के लायक अपराध बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना भैया। यह बात बोल रहे हैं न्यायाधीश विलेस। यह परिभाषा आज हमारे कानून बीएनएस की धारा 61 में भी ली गई है। ठीक है, तो सिर्फ सोचने से जुर्म नहीं बनता। असली जुर्म कब शुरू होता है, जब दोनों क्या कर लेते हैं, पक्की सहमति कर लेते हैं।
वैसे ही उनका वह प्लान एक कानूनी कार्य बन जाता है। आपसी वादा ही काफी है भाई इसमें, ठीक है। आइए आगे, अगले जो हमारे विचारक जो थे, न्यायाधीश जो थे, वो कौन थे? फिट्जरोल्ड। फिट्जरोल्ड क्या कहते हैं? फिट्जरोल्ड की क्या राय थी इस बात पे, षड्यंत्र के बारे में? षड्यंत्र का कानून हमारे न्याय शास्त्र की एक बहुत जरूरी शाखा है, जिसकी हमें समय समय पर बारीकी से जांच रिव्यू करनी चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए, ये बात बोलते हैं फिट्जरोल्ड। लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी इन्होंने, हमें इस कानून का दायरा जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हर छोटी सी बात या मामूली मेलजोल जो साजिश नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि इसकी एक तय सीमा होनी चाहिए। किसकी? साजिश की। यह नहीं कि हर छोटी बात को साजिश मान ली, मामूली बातचीत या मेल साजिश नहीं होनी चाहिए, ये बात बोली थी फिट्जरोल्ड महोदय ने। गैर कानूनी योजना के लिए पक्की सहमति साजिश है, दंडनीय अपराध है, इस बात को ध्यान रखना। आपराधिक षड्यंत्र सिर्फ सोचने से अपराध नहीं बनता, लेकिन गैर कानूनी तो सिर्फ सोचने से अपराध नहीं बनता, लेकिन गैर कानूनी योजना के लिए आपस में पक्की सहमति बनना ही क्या है? अपराध है। कानून महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका दायरा संतुलित और सीमित होना चाहिए भाई, ये बातें हमारे न्यायाधीशों ने कही। आइए आगे चर्चा करते हैं भाई। आपराधिक षड्यंत्र महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला क्या है? सुरेंद्र कुमार का मामला देखते हैं भाई, क्या मामला था। अदालत ने बहुत जरूरी नियम समझाए। किस मामले में? सुरेंद्र कुमार के मामले में। सिर्फ शक या नफरत से सजा नहीं मिलती। तो सुरेंद्र कुमार के मामले में कहा कि सिर्फ शक या नफरत से सजा नहीं मिलती। इस केस में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से बहुत नफरत थी। उस पर आरोप था कि उसने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची। किस पर था? व्यक्ति पर था। व्यक्ति पर क्या था? शक था। क्या शक था? व्यक्ति पर क्या शक था कि क्या किया उसने अपने भाई और क्या है पिता के साथ मिलकर क्या की है भाई? पत्नी की हत्या की साजिश रची है भाई, ठीक है। पत्नी से नफरत थी, पत्नी की हत्या के लिए साजिश रची। किससे मिलकर? पिता और उससे उसके भाई ने मिलकर और पति ने। अदालत ने क्या कहा इस मामले में? सुरेंद्र कुमार के मामले में सिर्फ यह साबित हो जाना कि पति को पत्नी से नफरत थी,
इस बात का सबूत नहीं है कि उसने परिवार के साथ मिलकर कोई हत्या की साजिश रची। ठीक है, तो ये केस था सुरेंद्र कुमार का। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सुरेंद्र कुमार बनाम। इसमें क्या हुआ था, सुरेंद्र कुमार जो है ये पति था। इस केस में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से नफरत थी। ठीक है, उस पर आरोप था, किस पर आरोप था, उस व्यक्ति पर आरोप था कि उसने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची है। ठीक है, लेकिन माननीय न्यायालय ने इसके ऊपर क्या तर्क दिया, माननीय न्यायालय ने यानी कि अदालत ने इसके ऊपर बात कही कि सिर्फ यह साबित हो जाना कि उसकी पत्नी जो थी उससे वो नफरत करता था, इस बात का सबूत नहीं है कि उसने परिवार के साथ मिलकर कोई हत्या की साजिश रची थी। ये बात इस मामले में न्यायालय द्वारा कही गई थी। ठीक है, अब बात आती है नंबर 2 पे, ठोस सबूतों की। तो कोर्ट ने साफ किया कि षड्यंत्र हमेशा छिपे तौर पर होते हैं, इसलिए इसका अंदाजा सबूतों से लगाया जा सकता है, लेकिन वह अनुमान या अंदाजा ठोस और पुख्ता साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, हवा में बात नहीं होनी चाहिए। यह बात न्यायालय ने सुरेंद्र कुमार के मामले में बात कही थी। ठीक है, केवल शक, नफरत, रिश्ते या अनुमान से षड्यंत्र साबित नहीं होता। षड्यंत्र के लिए ठोस और पुख्ता साक्ष्य होना जरूरी है। यह बात सुरेंद्र कुमार के मामले में कही गई थी माननीय न्यायालय द्वारा। अगला केस हमारे पास स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सोमनाथ थापा। इस मामले में क्या बात हुई थी, षड्यंत्र साबित करने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, ये देखते हैं क्या केस था। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सोमनाथ थापा का केस था कि षड्यंत्र अगर साबित करना है तो उसके लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए, उस बारे में न्यायालय द्वारा बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बताया कि किसी पर भी आपराधिक षड्यंत्र का यानी कि आपराधिक साजिश का जुर्म साबित करने के लिए इन 2 बातों को होना जरूरी है। कौन सी 2 बातें हैं जिनको होना जरूरी है? 2 बातों में से एक बात का पता होना जरूरी है। क्या, कौन सी जरूरी है 2 बातों में से? बात नंबर 1, क्या, या तो व्यक्ति को यह ज्ञान या पता होना चाहिए कि वह किसी गैर कानूनी अवैध काम में क्या है, मिला है। या तो क्या होना चाहिए, या तो व्यक्ति को यह ज्ञान पता होना चाहिए कि वह किसी गैर कानूनी काम में शामिल है। बात नंबर 1। ठीक है, अवैध काम, या तो उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो गैर कानूनी काम में क्या है, शामिल है, अवैध काम है, उसे पता है कि जो काम किया जा रहा है वह गैर कानूनी है, अवैध है। ठीक है, बात नंबर 2, या फिर उसे यह पता होना चाहिए कि कोई सही काम गलत तरीके से अवैध साधनों से किया जा रहा है। सही काम अवैध साधन से किया जा रहा है, उसे पता है कि सही काम को गलत अवैध तरीके से किया जा रहा है। तो ये 2 बातें होने चाहिए अपराध षड्यंत्र साबित करने के लिए, जरूरी शर्त है। ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सोमनाथ थापा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई थी कि या तो व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी गैर कानूनी यानी कि अवैध काम में शामिल है, जो अवैध काम किया जा रहा है उसमें शामिल है। ये तो या तो व्यक्ति को यह पता होना चाहिए, या फिर उसे यह पता होना चाहिए कि कोई सही काम गलत तरीके अवैध साधनों से किया जा रहा है। तो ये 2 बातों में से एक बात का होना क्या है, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताता है कि अगर इन 2 बातों में से एक बात साबित हो गई तो ये होगा कि आपराधिक षड्यंत्र में ये व्यक्ति शामिल था। षड्यंत्र तभी साबित होगा जब व्यक्ति को या तो अवैध काम का ज्ञान हो या सही काम को अवैध तरीके से करने का ज्ञान हो, तब ही क्या होगा, षड्यंत्र साबित होगा। षड्यंत्र एक गंभीर आरोप है। कानून का उद्देश्य बेगुनाह लोगों को सजा देना नहीं,
बल्कि वास्तविक अपराधों को ठोस सबूतों के आधार पर दंडित करना है भाई। इस बात को आप ध्यान रखना है। न्याय का सिद्धांत क्या? संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट आरोपी को मिलता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं भैया। आपराधिक षड्यंत्र महत्वपूर्ण केस, 2 केस और देखते हैं। आर साजी बनाम स्टेट ऑफ केरल का मामला, क्या मामला था? क्या पूरी साजिश की जानकारी होना जरूरी है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत काम की बात कही। क्या बात कही? मुख्य मकसद पता होना काफी है। पूरी साजिश का पता होना चाहिए, कुछ भी ना हो। अब ऐसे मान लो आपको ये पता है कि फलाने को फलाना व्यक्ति मारे, ठीक है, तो आपराधिक साजिश में आप भी शामिल है। आपने ये बोल दिया कि सभी को मिलकर कि फलाने को मारना है, ठीक है, कन्फर्म होगी, ठीक है, मारेंगे। लेकिन क्या है, बाकी जो है आपको नहीं पता कि कैसे मारेंगे, क्यों मारेंगे। तो मेन जो क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य मकसद पता होना काफी है। अगर किसी को यह पता है कि साजिश का उद्देश्य क्या है तो उस पर षड्यंत्र का चार्ज लग सकता है। इस बात को आप ध्यान रखना। बात नंबर 2, सारे राज जानना जरूरी नहीं है। साजिश कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, उसके हर काम स्टेप या क्या है उसकी प्रक्रिया की पूरी जानकारी होना उस व्यक्ति को अपराधी साबित करने के लिए जरूरी नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना भाई। अगर मुख्य मकसद पता है तो ठीक है भाई, कन्फर्म हो गई कि साजिश में शामिल है। अगर मुख्य मकसद पता है तो वह उसमें शामिल है तो बात खत्म है, ठीक है। भारतीय कानून और अंग्रेजी कानून में समानता क्या है भाई साजिश के बारे में? आइए देखते हैं। भारत का षड्यंत्र का कानून अंग्रेजों के जमाने के कानून जैसा ही है। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी गैर कानूनी काम को करने के लिए आपस में राजी यानी कि सहमति हो जाते हैं तो बस इतने मात्र से ही अपराध बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना। धारा 61 बोलती है हम मिलकर यह गैर कानूनी काम करेंगे। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि उस समझौते के बाद वह अवैध काम सचमुच पूरा कर लिया गया हो या पक्की डील या सहमति होना ही जुर्म के लिए काफी, ठीक है। तो पक्की डील या सहमति होना ही क्या जुर्म के लिए काफी है। आपराधिक षड्यंत्र आपराधिक साजिश बन जाती है भाई। षड्यंत्र का जुर्म सहमति बनने के साथ ही पूरा हो जाता है। धारा 61 के तहत अपराध को अंजाम देने की प्रतीक्षा करना जरूरी नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। धारा 61 एक बार फिर देखते हैं। षड्यंत्र छिपा हुआ होता है परंतु कानून उसे गंभीरता से ले लेता है, गंभीरता से लेता है। मुख्य उद्देश्य का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। हर विवरण जानकारी जरूरी नहीं है। पक्की सहमति ही अपराध के लिए पर्याप्त है। भारत का कानून अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों के समान है। इस बात को आप ध्यान रखना। कानून का सिद्धांत गलत काम के लिए आपसी सहमति ही अपराध की शुरुआत है। तो ये हमने धारा 61 तक हमने चर्चा की है आपराधिक षड्यंत्र। तो भारतीय कानून और अंग्रेजी कानून में बात करें तो दोनों क्या है, भारत का षड्यंत्र का कानून अंग्रेजों के जमाने के कानून जैसा ही, ठीक है, जो आईपीसी थी और अब जो है बीएनएस है, ठीक है। तो यहां तक हमने बात की। आशा है आपको समझ में आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।